जोहार, नमस्कार। आज बीच बहस में हम लोग बात करेंगे औरतों की बदलती दुनिया पर। पिछले 75 सालों में जब देश पूरे मुल्क में अमृत महोत्सव मना रहा है, उसमें औरतों की दुनिया भी बदली है। जो औरतें घर में घूंघट में हुआ करती थीं या ऑफिस भी जाती, बहुत सारे ये बर्ड्स लगे हुए थे, वो आज हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, मोर्चे पर लड़ रही हैं। वो ब्रिगेडियर भी हैं, कैप्टन भी हैं, मेजर भी हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, IAS IPS की तो भरमार है। और जहाँ हैं वहाँ उन्होंने अपने सफलता के झंडे बुलंद किए हैं। ये औरतों की दुनिया बदलनी शुरू हुई, यह कहा जा सकता है। कितना तथ्य है वो हमारे एक्सपर्ट्स अभी चर्चा में बताएंगे। 90 के बाद, जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो दुनिया बदली है, भारत की भी और पूरी दुनिया जो बदली है, उसकी भी एक भूमिका मुझे लगती है, उसकी भी एक भूमिका है। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में तो औरतों के बारे में बहुत सारी बातें हैं। गार्गी से लेकर के एक से एक मैत्रेयी, एक से एक विद्वान हुई हैं, विदुषी हुई हैं, लेकिन उनकी संख्या सिर्फ उंगलियों में गिनने भर की है, वो गिनाए जा सकते हैं। लेकिन जो दुनिया बदली है, उस दुनिया में अब उंगलियां कम पड़ जाती हैं। अब गिनती के जो संख्या हैं वो भी कम पड़ जाते हैं कि कितनी औरतें कहाँ हैं, काम कर रही हैं। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। कुछ लोग मातृरूपेण संस्थिता भी बोलते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले माँ को प्रणाम। माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, देवी भी है, और हम उसको पूजते हैं। लेकिन पूजने के साथ जो मंदिर में सम्मान देते हैं, वह सम्मान समाज में, सोसाइटी में गैर बराबरी में दिखता है। यह क्यों है? दुनिया बदल रही है, लेकिन यह क्यों नहीं बदल रहा है? और बदल भी रहा है तो इतना स्लोली बदल रहा है। बदल रहा है तो उसके निगेटिव्स इतने ज़्यादा हैं। क्या हो रहा है? इसलिए कि यह समाज बगैर स्त्री पुरुष दोनों के मिले हुए चल ही नहीं सकता है। दुनिया नहीं चल सकती है, सृष्टि नहीं हो सकती है। बीच बहस में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अनुराधा सिंह, जो DAV हाल में शिक्षिका हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं वंदना सिंह, जो एडवोकेट हैं झारखंड हाई कोर्ट में, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है खालिदा हया रश्मि, ये भी झारखंड हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। आप सबका स्वागत है। सबको जोहार, सबको नमस्कार। मैं अनुराधा जी आपसे आरंभ करता हूँ। आप अपनी पढ़ाई, अपनी माँ माने अपने पहले की पीढ़ी, और अब जो बच्चों को देख रही, लड़कियों को जो देख रही हैं, क्या चेंज फील कर रही हैं और कितना सकारात्मक चेंज दिख रहा है? सर, मैं शुरू करना चाहूँगी जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियों से। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। ये मैं इन पंक्तियों को आज के समय में बहुत उपयुक्त नहीं समझती हूँ, पर हाँ, जैसा आपने कहा कि अपनी माता जी से और अपनी दादी से अगर मैं उनको देखूँ तो शायद मेरी मम्मी जो थी वो मुझ में अपने सपने को देख रही थी। वो एक हाउसवाइफ रहीं, पर उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, मेरी पढ़ाई पे बल दिया, और घर में नहीं कि मुझे इसको पढ़ाना है। दादी ने माँ में सपना नहीं देखा, माँ ने आप में सपना देखा। तो ये बदलते हमने देखा। और अगर मैं बात करूं कि महिलाओं में, तो दे हैव बीन वेरी गुड मैनेजर्स, शुरू से ही बहुत अच्छी मैनेजर्स रही हैं। मैंने अपनी दादी के मुंह से सुना कि उनकी जो सासू माँ थी, जब उनको कहा जाता था, और आज के टाइम पे यही मैनेजेरियल स्किल्स हम इकोनॉमिक फील्ड में देख रहे हैं, बट उस टाइम पे उसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं था, बट वो मैनेज करती थी। कैसे मैनेज करती थी? एक छोटी सी मैं उसमें आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरे दादाजी लोग अपनी मम्मी से कहते थे घी दे दो, नानी घर जाते थे तो घी मिलता था, घी दे दो, तो जो दादी माँ थी, मतलब मेरी दादी की सासू माँ, वो क्या करती थी, बच्चों को माड़ लेकर के चम्मच से माड़ गिरा देती थी। तो बच्चे कहते थे अच्छा ये घी है बेटा, खा लो, क्योंकि घी नहीं था घर में उस समय। तो घी है, कैसे ये घी है? तो दिस वाज द मैनेजेरियल स्किल। ये उनके लिए था कि बच्चों को बता दिया। बच्चे ने कहा इसमें स्वाद तो आया नहीं घी का, तो कह रहे यहाँ का घी ऐसा ही होता है, नानी घर का घी वैसा होता है। तो इस तरह से मैनेज करती थी परिवार
को लेकर के। मम्मी ने मैनेज किया अपने बच्चों से और फिर हमें पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि अब हम अपने, मैं मेरी बेटी है जैसे, तो मैं उसमें क्या डाल रही हूँ, मैं उसमें क्या देखना चाह रही हूँ। अब वो मुझे देख रही है कि मेरी माँ एक सशक्त महिला है, तो मैं उसको बताना चाह रही हूँ कि इस तरह से हम आगे बढ़े हैं, उस जनरेशन से इस जनरेशन तक 5 पीढ़ियों का एग्जाम्पल्स मैं अपनी बेटी को बताती हूँ कि इस तरह से समय बदल रहा है और हम आज यहाँ तक, इस दौर तक पहुँचे हैं कि आज हमें अपने नाम से लोग जान रहे हैं। मम्मी को कैसे जाना जाता था, नीतू की माँ या मिसेस सिंह, ठीक है, ये पहचान होती थी। आज लोग, आपने भी यहाँ मेरा परिचय दिया, अनुराधा सिंह, डीएवी हेहल में शिक्षिका, तो ये आज मेरी अपनी पहचान है जो मेरे शिक्षा से बनी। ये कॉन्फिडेंस जो लड़कियों में आया है, उन कॉन्फिडेंस के लिए आप किन चीज़ों को चिन्हित करना चाहेंगी कि अभी जो आपके स्कूल में लड़कियां आ रही हैं, उन लड़कियों में जो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है वो सिर्फ आपके एजुकेशन की वजह से हो रहा है या कोई और कारण है? एक तो सर एजुकेशन सिस्टम तो बट ऑब्वियस है, लेकिन उसके साथ साथ माँ बाप का विश्वास, ये बहुत मैटर करता है कि पेरेंट्स कितना कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं अपने बच्चों में। वो है कि अगर मम्मी पापा विश्वास कर रहे हैं बच्चे में, तो बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आज पढ़ाई में भी इसी वजह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने बराबरी का उनको मैदान दिया है कि नहीं, इसमें अगर लेना है, पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, चलो, पेरेंट्स लेके जाते हैं जगह जगह। ये तो कॉन्फिडेंस बच्चा अकेले नहीं कर सकता है, बच्चा डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, तो पेरेंट्स उनमें ये कॉन्फिडेंस भर रहे हैं, बच्चे को लेके किसी प्लेटफॉर्म पे जाना, कहीं ये करना, तो वो कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों को उनके पेरेंट्स से, फिर एजुकेशन सिस्टम से आ रहा है। अब वंदना जी, इन्होंने जो एक प्रसंग बताया अपनी परदादी का, महाभारत में भी एक प्रसंग है वो द्रोण की पत्नी का, जब दूध मांग रहा था, दूध मांगने में आटा वो गुड़ के साथ की, यही ऐसा ही होता है, दूध था नहीं, वो मैनेजरली कैपेसिटी तो है, ये कॉन्फिडेंस लेवल। सीजीआई को यह कहना पड़ रहा है कि अब चीफ जस्टिस या जुडिशरी में महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस पुरुषों में भी आया। प्रधानमंत्री ने कई जगह यह एक्सपेरिमेंट किया कि पूरा का पूरा स्टेशन, पूरा का पूरा जंक्शन महिलाओं को सौंप दिया, टीटी से लेकर गार्ड तक, पॉइंट्समैन से लेकर सारा कुछ उनकी जिम्मेदारी बढ़िया करके चला के दिखाया, जहाँ है उन्होंने अपना झंडा गाड़ा। अगर हम यहाँ के मामले में देखना चाहें, झारखंड के मामले में, तो पहले ईसाई मिशनरीज से जुड़ी जो महिलाएं थीं वो साइकिल चलाती थी। बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी तो साइकिलिंग का जो शुरुआत हुआ, उस साइकिलिंग की शुरुआत मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने में एक बहुत कारगर भूमिका निभाया, जो कहीं चिन्हित नहीं हुआ, मुझे जहाँ तक ध्यान है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। आप बताइए कि आपके लॉ की पढ़ाई से लेकर के प्रैक्टिस करने तक वो कॉन्फिडेंस में जब बात करते हैं लोग आपस में, पुरुष वकील के साथ जा करके जब वहाँ पर जीरा करते हैं, वो कैसा, क्या फ़र्क दिखा आपको? फ़र्क तो अभी इस टेबल पे ही दिख रहा है कि आज आपको बीच बहस में 3 महिलाओं का पैनल गठित करके ये डिस्कशन करना पड़ रहा है। एक समय था जब ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। अंग्रेजी में एक कहावत है, लव मी हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, मतलब आप प्यार करिए, नफ़रत कीजिए, हमको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। आज महिलाओं की स्थिति जो पूरी दुनिया में है, भारतवर्ष में भी है, खास करके पिछले 20 सालों में जो व्यवस्थाएं बदली हैं, उसमें यही व्यवस्था है कि अब आप महिला समानता की सिर्फ बात नहीं करते हैं, महिला इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे। अब आ गया है समय जब महिलाओं को फोरफ्रंट पे लाने की बात हो रही है, और ये जो समाज की सोच में बदलाव हुआ है, वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस गिवर है। जैसे हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं वो मेनली मेल डोमिनेटेड है, वहाँ पे ज़्यादातर पुरुष ही पहले बहस करते थे। जब शुरुआत में आप जाते हैं उच्च न्यायालय में, बहुत धक्का है, भीड़ है, उसी में धीरे धीरे लेकिन जो व्यवस्था है वो आपको वेलकम करती है, व्यवस्था ने वेलकम किया। और आज हम जब बहस करते हैं तो वहाँ कोई अंतर नहीं है कि महिला वकील बहस कर रही हैं कि पुरुष वकील बहस कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। तो जैसा इन्होंने कहा, पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि अब लड़का और लड़की जब घर में होते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं उठता है कि लड़का इस साल तक पढ़ेगा और लड़की घर में रहेगी। अब दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब पहले था कि लड़की को खाने में घी नहीं मिलेगा, लड़के को मिलेगा, ये भी व्यवस्था थी गांव में। अब वो नहीं है, अब माँ बाप दोनों को देते हैं बराबर।
साइकिलिंग की बात आपने कही, दोनों बच्चे अब साइकिलिंग करते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो घर जो है वो पहला यूनिट होता है सोसाइटी का, वो कॉन्फिडेंस नो डाउट पहला यूनिट जो है वो हमको देता है। लेकिन एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा टूल है। एजुकेशन ने हमको ये कॉन्फिडेंस दिया कि हम बाहर निकले, काम करें। और अब जब लड़कियों की शादी की बात आती है तो अब लड़कियां ये क्वेश्चन उठाने लगी हैं कि भाई शादी के समय गिफ्ट्स क्यों देना है। ये कॉन्फिडेंस जो लड़कियों के सोच में आया है कि डाउरी नामक एक वर्ड है जो कि समाज में पहले था, अभी भी है, लेकिन ये धीरे धीरे सोच में आए, तो ये सब उस कॉन्फिडेंस का ही परिचारक है जो आपने बात की। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा हमको संदेह ये है कि डोरी था, डोरी अब भी है, और डोरी में जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, कि जितनी ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ जा रही हैं, जितना ज़्यादा बड़ा ओहदा हो रहा है, उसके हिसाब से दहेज का मुँह भी उतना ही बड़ा होता जा रहा है। कुछ जगह यह बात सही है आपके हिसाब से, कुछ जगह लड़कियां प्रोटेस्ट करती हैं कि दहेज मांग रहे हैं तो वहाँ शादी नहीं करेंगे, शादी का मंडप से भी उठ करके जा रही हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन ये दहेज रूपी जो दानव है, वो दानव जो है अभी भी मुंह फाड़े हुए है। ये सिर्फ हम एक इनपुट दे रहे थे। दूसरा एक चीज़ हम आपके साथ ये समझना चाहते हैं, वो ये कि पहले लड़कियाँ माना जाता था कि घर ही संभालेंगी, सिर्फ मैनेजमेंट का काम है उनका, और कोई कुछ नहीं करना है। अब अर्थोपार्जन भी करने लगी हैं, बेहतर अर्थोपार्जन करने लगी हैं, लड़कों से कहीं कम नहीं, लगभग बराबरी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा भी कहीं। वो एक कारण है क्या कि अर्थोपार्जन से बाकी सारी चीज़ें ढक गई, यानी कोई पैसा कमा के लाने लगे तो उसके सारे वो माफ़ कर दिए जाए, अच्छाई बुराई नहीं देखी जाए, यह भी एक कारण है क्या? नहीं, अच्छाई बुराई का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब वो समय आ गया है जब दोनों आदमी, महिला और पुरुष, घर में दोनों आदमी कमाते हैं, दोनों आदमी पैसा लाते हैं। जब पुरुष के कमाई में अच्छाई बुराई नहीं देखी जा सकती है तो महिला की कमाई में फिर अच्छाई बुराई नहीं देखनी दोनों है। के लिए हम कह रहे हैं। हाँ, बात सिर्फ ये है कि जैसे लड़कियों को हम आज सिखा रहे हैं कि डाउरी की जगह इनहेरिटेंस के बारे में सोचना है। माँ बाप का संपत्ति में बेटियों को इक्वल अधिकार है, हिंदू लॉ में तो बना दिया गया है। तो अब डाउरी की जगह इनहेरिटेंस की बात है। ठीक उसी तरह से लड़कों को भी सिखाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप एक लड़की से शादी कर रहे हैं, आप एक डोमेस्टिक हेल्प नहीं ला रहे हैं घर में। तो आप जब घर का काम बांटेंगे, आप सुबह उठ के अगर वो लड़की ब्रेकफास्ट बनाएगी तो आप चाय बनाएंगे, क्योंकि दोनों आदमी इकोनॉमी में इक्वल पार्टिसिपेशन है, तो दोनों आदमी को बाकी हाउस होल्ड शोर्स, बाकी जो शॉपिंग है, बाकी चीज़ें हैं। तो लड़कियों को जहाँ इनहेरिटेंस की राइट्स बताते हैं हम, लड़कों को हमको ये बताना होगा कि वो समय आ गया है कि आप अब घर में भी थोड़ा सा हेल्प में आएँ, दोनों को साथ सिखाना है। तब ये जो अच्छाई बुराई का समय है, ये जो हम आपका इशारा है कि घर जो आज थोड़ा घर की स्थिति थोड़ा डांवाडोल हो गई है क्योंकि लड़कियां बाहर जाती हैं काम करने, तो उसमें लड़कियों से के साथ साथ लड़कों का भी रोल है। थोड़ा सा अगर वो बीच में आ जाए तो वो मैटर सेटल हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। खालिदा जी, एक तो ये है कि लड़कियों में जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, सुबह में जब मैं वक्त के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ कांके डैम में बड़ी संख्या तो नहीं लेकिन 8-10 की संख्या में लड़कियाँ आती हैं, आराम से वो अपना एक्सरसाइज कर रही हैं वहाँ पर, कोई किसी की चिंता नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंस डेवलप किया है, इस कॉन्फिडेंस डेवलप करने में झारखंड के संदर्भ में अगर आप कुछ पॉइंट चिन्हित करना चाहें, एडुकेशन का हब तो पहले से रहा है, कोई नया तो हब बना नहीं है, कुछ स्कूल्स बढ़े, यही ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। तो कुछ पॉइंट्स अगर चिन्हित करना चाहें तो किस चीज़ पर आप तवज्जो देना चाहेंगी? मैम ये कहना चाहूँगी कि झारखंड ही क्यों, पूरे देश में जब हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उस समय से भी वो कहा गया कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पहले वुमेन्स को एम्पावर्ड करना ज़रूरी है, उनको अवेकन करना ज़रूरी है, क्योंकि पहला इंस्टीट्यूशन, एज मैडम ने पहले कहा, कि वो घर से होता है। तो घर में जो एजुकेशन मिलता वही एम्पावर करता है इंसान को, फिर आप अपने आप को सोसाइटी के सामने रख पाते हैं, फिर देश के सामने रख पाते हैं। जब हमारे पास इंदिरा गांधी जैसी लीडर्स भी रही हैं,
हमारे पास प्रतिभा पाटिल जैसी प्रेसिडेंट्स भी रही हैं। हमारे झारखंड में जो हमारी गवर्नर थी द्रौपदी मुर्मू मैडम थी। तो झारखंड में एक चीज़ तो है कि अगर ट्राइबल लॉज से भी देखा जाए तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में रिफॉर्म्स आए कि इक्वल शेयर ऑफ वुमेन होना चाहिए प्रॉपर्टी में। वेराज हमारे शेड्यूल ट्राइब में हमेशा से ये चीज़ रहा है कि वुमेन इनहेरेंट करेंगी प्रॉपर्टी को, ना हमेशा से रहा है सर। CNT-SPT एक्ट जो है जी, उस एक्ट में उनका हेरिटेंस है ही नहीं, वो जब भी जाएगा तो मेल को ही जाएगा। फीमेल्स ऑलवेज हैव अ पावर टू टेक अ डिसीजन इन ट्राइबल्स। और वहाँ- जो सर्वे है NFHS वगैरह का, जो सर्वे मैंने पढ़ा है, उसमें डिसीजन में भी उनकी भागीदारी 22%, 23%, 24% है। वो घर का सबसे ज़्यादा काम करती हैं, खेत का सबसे ज़्यादा काम करती हैं, सबसे ज़्यादा श्रम करती हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में उनकी बराबरी की भूमिका खत्म हो जाती है। आप ग्राम प्रधानी सिस्टम में चले जाइए, इवन झारखंड में जो पंचायती व्यवस्था लागू हुई, उस पंचायती व्यवस्था में 67-70% के आसपास में महिलाएं आई हैं। उसके बावजूद जो स्थिति है अभी भी वो मेल ही डोमिनेटेड है, मेल ही ये फैसला करते हैं। मेल फैसला करते हैं, लेकिन जो लॉ है सर, और जो जो लॉ जो तो है, जो, हाँ, जो ठीक लॉ है। है, मैं लॉ के तत्पर पर बात कर रही हूँ जी। सो कि जो लॉ है वो प्रोवाइड करता है फीमेल्स एम्पावरमेंट के लिए। और झारखंड में हो सकता है इन कंपैरिजन जो दूसरे ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं इंडिया में, उसमें उससे कंपैरिजन में कम हो, लेकिन हमेशा से ये रहा है कि डिसीजन मेकिंग एक वुमेन को भी लेकर चला गया है। जहाँ तक का बात है कि मैडम हम सिर्फ ऐड करना चाहते हैं, फिर माफ़ करेंगी आप, कि आज भी सबसे ज़्यादा एनेमिक ट्राइबल महिलाएं ही हैं। ये लेटेस्ट आंकड़ा है NFHS का, NFHS 5 जो है उसका आंकड़ा है कि सबसे ज़्यादा कुपोषित, सबसे ज़्यादा एनेमिक STs हैं। सब वो तो इकोनॉमिकल जो है वो उसमें चला जाता है। विद रिगार्ड टू अवेयरनेस ऑफ नहीं, राइट्स, हम फिर से ऐड कर रहे हैं, आप सबके लिए ऐड कर रहे हैं। घरों में सबके ये है कि पहले पुरुष खा लेंगे तभी महिलाएं खाएंगी, जो बच जाएगा वो खाएंगी, या नहीं तो वही आटा का दूध बना करके कहेंगी कि हाँ ये दूध है, हम दूध का स्वाद ले रहे हैं। यह एक बड़ा कारण रहा है। हम आपसे जो जानना चाह रहे हैं कि अगर आप चिन्हित करें, यहाँ जो बराबरी रही है झारखंड में कंपेरेटिवली, अगर STs को देखें तो वो लड़ाई में भी सिद्धू कानू के साथ फूलो जहाँ लड़ी और फांसी पर चढ़ी, सिनगी देखी, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको इतिहास में जगह नहीं मिली है, लेकिन अब धीरे धीरे खोया जा रहा है। ये एग्जाम्पल है, सरोजिनी नायडू थी, जो आप आज़ादी की बात करें, उस समय वो थी। हम ये कह रहे हैं कि झारखंड में झारखंड जब बना तो उसके पहले 10 साल पहले ग्लोबलाइजेशन हो चुका था, स्टार्ट ले चुका था 90 में, बिल्कुल। दुनिया एंड फिर हम 2000 में हमारा क्रिएशन हुआ झारखंड का, तो ज़्यादा एजुकेटेड फीमेल्स आने लग गई। एंड जहाँ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन भी आया, बिल्कुल राइट टू एजुकेशन भी आया। और जहाँ पे एजुकेशन है सर, तो महिलाओं के साथ फिर वो मिड डे मील की बात आई, फिर कई तरह की चीजें जुड़ी मिड डे मील जैसे फिर आपने बताया था साइकिल प्रोवाइड किया गया, तो वो एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, वेर इन फीमेल्स एम्पावर्ड फील करने लगी। घर से जैसे फीमेल्स निकलती है तो एक दुनिया देखती हैं, एक उनका खुद का पर्सपेक्टिव होता है, एक अप्रोच होता है। तो ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है सर। घर पर बैठे हुए 4 कमरे में जो आप ऑब्जर्व करें, आप उसी पर सीमित रह जाते हैं। आपका तबीयत भी ख़राब हो जाता है सर। अभी भी हम लोग वर्किंग, अगर तबीयत ख़राब हो जाता है, 4 दिन रह जाने के बाद दिमाग ऐसा लगता है कि काम ही नहीं कर रहा है, ब्लॉक्ड हो गया है। तो जब बाहर निकलते तब समझ में आता है कि हाँ नॉर्मल है, अब सब चीज़ नॉर्मल है। तो अवेयरनेस, एक तो झारखंड में हमको लगता है हमेशा से अवेयरनेस इन केस ऑफ एजुकेशन रहा है, पढ़ाई को लेकर हमेशा जागरूक रहे हैं। जो गवर्नमेंट्स भी आए हैं तो अवेयरनेस प्लान्स करते रहे हैं विद रिगार्ड टू अवेयरिंग द यंग गर्ल्स, द फीमेल्स। इस तरीके का जो प्रोग्राम्स चल रहा है, जो न्यूज़पेपर्स आना स्टार्ट हुए सर, उसमें भी बहुत ज़्यादा महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखा जाता था, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वो एक कारण है जिसकी वजह से फीमेल्स ऑफ झारखंड आर इन अ काइंड ऑफ एम्पावर्ड। दूसरा ये कि सर जो लॉज है, पहले हम लोग लॉज केवल सोचते थे कि वकीलों के लिए, जजेस के लिए। लोग खुद अब पढ़ना स्टार्ट कर दिए, अब अपने राइट्स के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया और लड़ना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो स्टार्टिंग हुआ है ना, और दूसरा सोशल मीडिया इन अ वे डिस्ट्रक्शन भी है और बहुत प्रोग्रेसिव भी है सर। अगर उसको सही तरीके से अगर यूज़ किया जाए
तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स भी होते हैं जिससे आप बहुत सीख सकते हैं। तो उस वजह से भी बहुत अवेयरनेस आया, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आते हैं, स्पीचेस आते हैं, मोटिवेशनल कोट्स आते हैं। उस तरीके से भी एम्पावर्ड हुई हैं फीमेल्स। ये अनुराधा जी, स्कूल में जो आपकी लड़कियां आती हैं, इनिशियल फेज से चलें, जहाँ से कि आप जुड़ती हैं उनके साथ, फिर एनसीसी में आती हैं, तो आपको वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ने में कौन सी चीज़ दिखती है जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है? पढ़ाई का जो सिस्टम है उस सिस्टम की वजह से, जो टीचर उनके साथ हैंडल करती हैं, डील करती हैं, उसकी वजह से, या घर के में जो संस्कार है उसकी वजह से, या बाहर में खुद साइकिल चला करके आई, खुद बस में बैठ करके आई, उसकी वजह से क्या कारण लगता है कि कॉन्फिडेंस उनका डेवलप कर? एक उसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा कि आज के दिन में लगभग जितनी लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं पढ़ाई करने के लिए, सबका एक ही मोटो है, नौकरी करना, पैसा कमाना। 99%, 90%। कुछ सरकारें अब बदल रही हैं चीज़ों को, हम नौकरी देने वाला बने, नौकरी लेने वाले नहीं बने, नौकरी नहीं खोजें। उसमें जो आप चिन्हित करती हैं, तो उनके मन में क्या होता है कि हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएं, कंप्यूटर सीख लें, फलाना कर लें, ढकाना कर लें, एक नौकरी मिल जाएगी, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और अच्छा सा एक लड़का मिल जाएगा, हो गई दुनिया ख़त्म। अभी जो चीज़ें देख रही हैं उसमें क्या लगता है आपको? सर, सबसे पहले मैं, जब आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कि किस चीज़ का योगदान है, आपने जितनी सारे फैक्टर्स की बात की, हर का है, बट उसमें से एक सबसे बड़ी चीज़ है अपॉर्चुनिटी मिलना। अब जो ये लड़कियां हैं, ये अपॉर्चुनिटी जब इनको आ रहा है तो दे आर ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी, वो ले रही हैं, अपॉर्चुनिटी ले करके उस फील्ड में अपने आप को प्रूव कर रही हैं। और जब उस चीज़ में उनको रिकग्निशन मिल रहा है कि इस बच्ची ने ये चीज़ कहीं से वो प्राइज़ जीत के लाई, कहीं उसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जिससे उसका नाम हुआ, उसके टीचर जिसने उसके पीछे मेहनत किया, या उसके स्कूल का नाम आ रहा है, फिर उसके पेरेंट्स का नाम आ रहा है, तो इन सब का जब उसको अपने आप एक कॉन्फिडेंस आता है कि उसको रिकग्निशन मिला, उसकी मेहनत जो उसने किया उसको रिकग्निशन मिला इस चीज़ से, तो धीरे धीरे उस लेवल से, और ये शुरू होता है छोटा सा, एक छोटी सी बच्ची है, वो छोटा सा एक रैम उसने कुछ बोल दिया और वहाँ से उसको बहुत क्लैपिंग, ठीक है, एक छोटा सा क्लैपिंग भी टीचर का या बच्चों से हम क्लैप करवा देते हैं, वहाँ से धीरे धीरे वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, और वो हम कुछ कर सकते हैं, हम भी और कुछ वो बढ़ते बढ़ते हम उसको उस लेवल तक ले जाते हैं कि बच्ची हमारी स्टेट टॉपर निकलती है, बच्ची हमारी IAS निकाल रही है, तो हम उस लेवल तक पहुंचाते हैं बच्चों को। तो इसमें पूरे समाज का रोल है, ऑब्वियसली हम क्या दे रहे हैं उसको, समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसमें से चुनना, आप किस चीज़ को चुन करके अपने पर्सनालिटी में डाल रहे हैं, बिकॉज हर चीज़ का खजाना यही सोशल मीडिया, मैम ने कहा सोशल मीडिया है, बट उस चीज़ से आप किस चीज़ को पिकअप करके अपने पर्सनालिटी में डाल रहे हैं, और बच्चा आपको आइकनाइज कर रहा है। हम जैसे टीचर्स हैं, बच्चे हमको एज एन आइकन देखते हैं, तो हम भी अपने आप को उस तरह से रखते हैं स्कूल में, उस तरह से कैरी करते हैं कि बच्चे को एज एन एग्जाम्पल, हम में एग्जाम्पल दिखे कि ये हमारे टीचर है, हमको इनके जैसा बनना है, हमको इनके जैसा, हम उनको बताते, हमारा स्ट्रगल्स भी बताते। इट्स नॉट सो ईजी कि आप जैसी मैम को देख रहे हो, मैम ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, उनके साथ भी दिक्कतें हैं, बट क्या आपको जब वो वर्क फील्ड पे आ रही है वो दिक्कतें दिख रही हैं? नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम अपने वर्क फील्ड में, तो आई एम गिविंग फुल जस्टिस टू माई वर्क। तो इसी तरह से आपके साथ भी आएंगी परेशानियाँ लाइफ में, लेकिन आप उन परेशानियों के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे, ये चीज़ को लेकर के हम उनको शुरू से ग्रूमिंग उस तरह से करते हैं बच्चों का स्कूल में। वंदना जी, आइकॉन के बारे में अनुराधा जी ने कहा, मुझे लगता है कि देश में जो सबसे बड़ी कमी है वो आइकॉन की कमी है। हमारे सामने भगत सिंह आइकॉन हुआ करते थे, गांधी जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, JP थे, लोहिया थे, सरोजिनी नायडू थी, बहुत सारे लोग थे जो आइकॉन हुआ करते थे। अब हमारा आइकॉन कौन है? 1 करोड़ का पैकेज पाने वाला। हम एक पूर्ण विकास, संपूर्ण विकास और पूर्ण मनुष्य होने की बात पर चर्चा कर रहे हैं। जो दुनिया बदली है, दुनिया तो बदल रही है, दुनिया अर्थ में बदल रही है, दुनिया संस्कारों में नहीं बदल रही है, जो हम फील कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो आइकॉन की कमी है, हर आदमी आइकॉन से ही शुरू करता था है। हम लोग जब 74 में थे, इंटर में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय लगा कि अरे भाई दुनिया बदलने का मौका, चलो दुनिया बदलने के लिए निकल जाओ, दुनिया बदलने निकल पड़े। दुनिया नहीं बदली, दुनिया ने हमको बदल दिया। लेकिन वहाँ से जो ज्ञान, जो अनुभव सीखा हमने, वो इसी की वजह से हम आपके साथ बैठे हुए हैं, बात भी कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइकॉन को अगर आप देखें तो अगर ध्यान हो, हमको लगता है कि आपके पीरियड आते आते तक वो चीज़ खत्म हो चुका था। हम लोगों ने देखा कि पहले भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह वगैरह की तस्वीरें लगी रहती थी रिक्शे के पीछे, है ना। बाद में तस्वीरें बदल गई, मीना कुमारी और वैजंती माला और नरगिस और इन लोगों की तस्वीरें आने लगी। बाद में धीरे धीरे तस्वीरों की क्या स्थिति हुई, अब यहाँ हम चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। ये आइकॉन जो बदला,
तो आइकॉन कहाँ से आएगा? हमारी जो टीचिंग व्यवस्था है उसमें उसी स्कूल को सबसे बढ़िया माना जाता है जो हाई परसेंटेज ला करके दे दे। इसलिए कि हमारे पास अभी भी कोई पैमाना नहीं है जिस पैमाने से हम एक अच्छा व्यक्तित्व किसने ज़्यादा गढ़ा यह हम देखें, नापने का कुछ है नहीं। वकालत में भी वही है कि हमको LLB की डिग्री लेकर के आ जाना है, यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, कितना वकालत करना है, कितना कॉन्फिडेंस डेवलप किया या पीछे पीछे घूम रहे हैं, चलो भाई ज़िंदगी इसी में कट जाए किसी तरह से। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, कुछ जगह जो मिलिट्री में कॉन्फिडेंस बढ़ाता ही है, बनता ही है, कोई उपाय नहीं है आपके पास, या तो आपको रहना नहीं तो जाना है, बहुत क्लियर कट बात है। तो ये हम समझना चाहते हैं, थोड़ा सा आप बताइए इसमें। आइकॉन्स, जो समाज में आइकॉन की एक तो कमी माँ है। होती है, पिता होते हैं, वहाँ से शुरू होता है। जी, बाहर निकलता है तो बाहर में खोजता है कि हमारा आइकॉन मिले, जी। खादी पहनने वाला मिलेगा, सूट बूट पहनने वाला मिलेगा। ये जो आइकॉन एक समय था, जैसा आपने बताया कि आइकॉन महात्मा गांधी थे, भगत सिंह थे, समय बदला, आइकॉन्स बदल गए, मीना आप कुमारी, सोचिए ना, सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं तुम मुझे खून दो, अब मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून देने के लिए लोग जा रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं और लड़के जा रहे हैं, एकदम जवान लड़के लड़कियां खून देने के लिए। हाँ, आज तो वो परिस्थितियाँ जब हमारे पास अब रिलेटेबल आइकॉन्स नहीं है। आज ये बहुत सही बात आपने बताई कि हमारे पास आइकॉन्स की कमी है, लेकिन साथ में आज जो सोशल मीडिया की बात हुई, आज एक टिकटॉकर भी एक बच्चे के लिए आइकॉन बन जाता है। वो एक गलत परंपरा है। आज एक छोटे से बच्चे से पूछे हम एक दिन कि बाबा क्या करना चाहते हो, तो आई वॉन्ट टू बी एन यूट्यूबर। तो हमको समझ में नहीं आया कि यूट्यूबर होता क्या है, लेकिन उस 8 साल के बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट था यूट्यूबर का। तो ये जो आइकॉन क्रिएट हो रहा है, ये छद्म आइकॉन है और ये बड़ा ख़तरनाक आइकॉन है जो आज सोशल मीडिया हमको परोस रहा है। या एक और चीज़ जो परोस रहा है, जैसे हम वकालत में घुसे तो हम जब एंटर करते हैं तो वकालत की दुनिया बहुत वास्ट है। मतलब आप जब एक नए एंट्री हैं तो पता चला कि आप जो सबसे सीनियर वकील है उसको बहस करता देख करके आप सोच रहे हैं कि काश एक दिन हम करेंगे। वो 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और आप एस्पायर कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आप एस्पायर कर रहे हैं कि उसके ऐसा बने हम, लेकिन आप उसके ऐसा बनने के लिए जो मेहनत 50 साल का है वो भूल जाते हैं और आप चाहते हैं कि हमको 2 मिनट्स मैगी नूडल्स के जैसा वो सक्सेस मिल जाए। वो नहीं मिल सकता है। जो सबसे बड़ी समस्या से जूझ रही है हमारी नई सोसाइटी, जो नया जनरेशन है, वो ये है कि हमको सब चीज़ मैगी 2 मिनट नूडल्स के स्पीड में चाहिए। हमको आइकॉन आज ये है क्योंकि आज उसका पैकेज 1 करोड़ है, कल दूसरा आइकॉन है क्योंकि उसको फॉरेन का ये मिला, कल तीसरा आइकॉन है। तो आइकॉन की जो हम संभावना बाहर ढूंढ रहे हैं, हम कभी नहीं देखते हैं अपने घर में। अगर हम एक संतुलित परिवार में हैं, माता पिता साथ में हैं, ग्रैंड पेरेंट्स साथ में हैं, शाम को सब कोई हंस रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, वो कितनी बड़ी नियामत है ऊपर वाले की। आप कितने किस्मत वाले हैं ये आप नहीं समझ रहे हैं। तो वो जो है वो आइकॉन चेंज करने का समय आ गया है। आइकॉन को समझने का समय आ गया है कि किसको हम आइकॉन माने और किसको आइकॉन नहीं माने। कम से कम जो सोशल मीडिया के द्वारा पैदा किए हुए आइकॉन है उसको तो नई जनरेशन ना ही माने तो अच्छी। खालिदा जी, ये जो दुनिया बदली है औरतों की, एक तो ये है कि बच्चे जो भविष्य हैं, मानव समाज के भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। इसलिए कि या तो वो काम कर रही है महिला पति का हाथ बटाने के लिए, घर में उतना अर्थ जुटाने के लिए, या जो दुनिया है पैकेज की 1 करोड़ 1.5 करोड़ पैकेज की, उसके लिए काम कर रही है, उसमें बच्चा नेग्लेक्ट हो रहा है। इसलिए कि अब काम का कोई आवर नहीं है। मोबाइल है आपके पास, लैपटॉप है, कब बॉस का फ़ोन आ जाएगा, कब आपको कौन सा काम करके देना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं है। फिर अपने लिए भी कुछ समय चाहिए। तो ये जो एक मैनेजरियल काम करती थी महिलाएं, वो छूट रहा है। पुरुष अभी भी मैनेजरियल काम के साथ उस हिसाब से जो जुड़ना चाहिए या जिम्मा लेना चाहिए वो। और तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि औरतों का दिमाग, लड़कियों का दिमाग भी उस हिसाब से नहीं बदला कि हम कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी कर सकते हैं। लड़का कर सकता है, लेकिन लड़की जब करेगी या उसके गार्जियन जब करेंगे तो उससे ऊंचे कद का ही करेंगे। नहीं, ये दुनिया कैसे बदलेगी?
क्यों नहीं बदल पा रही है उस हिसाब से? मेरे पास तो कोई एग्जाम्पल है, अपवाद भी नहीं है कि हम एग्जाम्पल आपको दे सकें। जी, मेरे ख्याल से एक रीज़न इसके पीछे है जहाँ पे बच्चों का सही से नरिशमेंट नहीं हो पा रहा है, बोथ एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ क्वालिटी ऑफ फूड एज वेल। एक जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट आ गया है और जॉइंट फैमिली से हम लोग अलग होते जा रहे हैं, एंड जो रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स जो हमें सिखाया जाता था बचपन से, वो ख़त्म होते जा रहा है कहीं ना कहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपना एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हैं, अपना ही सोचते हैं। लेकिन जब हम सबके बारे में सोचने लग जाते हैं, तब एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हम लोग बनकर निखर कर सामने आते हैं। रहा बात विथ रिगार्ड टू फीमेल्स का, आप बोल रहे कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं। जब फीमेल होते अगर एक अच्छे ओहदे में भी होते तो एक उनसे कम जो पढ़ी लिखी लेडी होती है उनसे भी शादी हो जाती है। एंड अगर फीमेल हैं, अगर ऊंचे पोस्ट में हैं, अपने नीचे से नहीं कर पाते। देखिए इसमें विद सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशंस में होता है, डिफरेंट थिंग्स होते हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो एम्पावर करना चाहती हैं, जो अगर एम्बिशियस कोई लड़का है और साथ में जुड़कर अगर कॉपरेट, क्योंकि एक डर होता है। मैं एज अ बैचलर गर्ल, मुझे पता है एक डर होता है कि ईगो क्लैश ना हो जाए, क्योंकि एक फीमेल जो एक वाइफ होती है ना, वो अपने हस्बैंड की तरक्की में बहुत खुश होती है। लेकिन हमारा जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, आज भी अगर फीमेल अगर वाइफ अगर ऊपर हो गई हस्बैंड से, तो वो कहीं ना कहीं उसको हर्ट करेगा। वो खुद से नहीं होगा तो सोसाइटी वाले बोलेंगे, वो बोलेंगे कि देखो तुम्हारी वाइफ ऐसे कर रही है। तो वो उस चीज़ का भी एक डर होता है कि आगे जाकर रिश्ता ख़राब ना हो। पहले ही हम लोग डर जाते हैं कि आगे जाकर डिस्प्यूट ना क्रिएट हो जाए बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन बिटवीन ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ। तो ये एक रीज़न है सर, जिसकी वजह से वो उस शादी में पढ़ने से पहले सोचती हैं। इस दुनिया को बदलने में, तीनों के लिए सवाल है, इस दुनिया को बदलने में आप लोगों को क्या लगता है कि जो औरतों की दुनिया बदली है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस इक्वलिटी की बात करता है, उस इक्वलिटी तक पहुंचने में, यानी एक संपूर्ण मनुष्य बनने में और क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए आगे से? जैसे मुझे लगता है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ाया जाता, जिस ढंग से पढ़ाई होती, जिस ढंग से गुरुजी रहते थे, जिस ढंग से गुरुजी संस्कार देते थे, घर वाले संस्कार देते थे पूरी सोसाइटी में। कोई घर में आया उसको भूखे नहीं जाने देना है, गर्मी में आया बिना पानी पिलाए नहीं जाने देना है, उसे खाने के लिए पूछ लेना है, ये सारी चीज़, सारी व्यवस्था थी। अब तो किसी को फुर्सत नहीं है, जितना भी मिल रहा है वो अपने लिए कम पड़ रहा है। वो 1 करोड़ भी मिल रहा है तब भी अपने लिए कम पड़ रहा है। 1.25 करोड़ की गुंजाइश की 1.25 करोड़ की तरफ आगे बढ़ो। तो ये जो एक खूबसूरत चेंज आया है, इस खूबसूरत चेंज में और क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं कि और इसको खूबसूरत और बेहतरीन सोसाइटी के लिए बनाया जा सकता है? राधा जी। सर, चेंजिंग जेंडर रोल्स की अगर बात करें तो विमेन का पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में बढ़ गया, लेकिन कंपैरेटिवली मेन का पार्टिसिपेशन इन फैमिली नहीं बढ़ा, जिस वजह से ये जो डिसबैलेंस की हम बात कर रहे हैं कि बच्चा नेग्लेक्ट हो जा रहा है। क्यों नेग्लेक्ट हो रहा है? बिकॉज विमेन अगर आगे बढ़ी फैमिली के खर्चों को बांटने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए फैमिली इनकम, क्योंकि हस्बैंड के इनकम से आज का लाइफस्टाइल इतना महंगा हो गया है कि वो नहीं चला पा रहा है फैमिली, तो विमेन का उसमें रोल आया कि दोनों गाड़ी के 2 पहिए की तरह लेके चलेंगे। तो अगर इकोनॉमिकली दोनों गाड़ी के 2 पहिए की तरह चल रहे हैं तो वाई नॉट फैमिली में भी शेयर करें डोमेस्टिक कोर्स को। तो इस तरह से बच्चे को, और सिर्फ बच्चा नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है सर, बीइंग अ लेडी आई एंड बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स, मैं समझ सकती हूँ कि मदर कितना सैक्रिफाइस करती है। अगर मुझे सुबह घर से निकलना है और मैं घर के सारे काम करके निकल रही हूँ, लोगों का ये सोचना होता है कि वो एक वर्किंग वुमेन है तो वो घर में नहीं कर रही है। नहीं, हम टाइम मैनेज करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि औरतें बहुत अच्छी मैनेजर शुरू से रही हैं। आज उस मैनेजरियल स्किल के साथ हम बाहर इकोनॉमिकली भी वर्क कर रहे हैं, तो हम सारा कुछ घर में अरेंज करके निकलते हैं कि बाकी पीछे अगर मेरे हस्बैंड है, ऑब्वियसली उनका भी है कंट्रीब्यूशन, तभी मैं काम कर पा रही हूँ, उनका योगदान है। लेकिन ये हर फैमिली में नहीं देखने को मिलता है, जहाँ दोनों भाग रहे हैं अर्थोपार्जन में, दोनों भाग रहे हैं, तो बच्चा उस केस में नेग्लेक्ट हो रहा है। अगर दोनों बराबर से बच्चे पे ध्यान दें और आज इसी वजह से सिर्फ महिलाओं की बदलती दुनिया, सिर्फ महिला नहीं बदली है, इकोनॉमी में कई सारे ऐसे रोजगार उत्पन्न हो गए हैं। एक आया का रोजगार हो गया, एक कुक का रोजगार हो गया, जो हमारे काम करने की वजह से हम इतने लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर इतने लोगों का और फैमिली हमारे एक जॉब करने की वजह से चल रहा है, और हम भले पहले की तरह। इसमें एक चीज़ हमको जोड़ना जरूरी लग रहा है, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ।
जो महिलाएं खेत में अन्न उगाती थीं, सब्जी उगाती थीं, वो आज कंपेल्ड हैं आपके घर में आया का काम करने की। जिस सब्जी से वो सोमान के साथ जीती थी, अपना रहती थी, वो कंपेल्ड है, उनके पास कोई चारा नहीं है। जिस ढंग से दुनिया बदल है, उस दुनिया में बदलने में, तो वो पॉजिटिव मैं नहीं मानता। आप जो कह रहे हैं कि मैंने एम्प्लॉयमेंट सृजित किया, तो वो एम्प्लॉयमेंट सृजन जो है सिर्फ अर्थोपार्जन तक सीमित है। उसके विकास में जो है ना, जहाँ वो काम कर रही थी, हम अभी कई लोगों ने कहा, एक्सपर्ट्स ने, कि भाई फैमिली के साथ बैठ के हंस सकें, खा सकें, फुर्सत कहाँ हंसने की हंसने के लिए तो जाना पड़ता है वॉकिंग के लिए, और वहाँ पर हा करना पड़ता है। वेकेशंस लेने निकलते हैं, वेकेशन लेते हैं। हो गया है, सब आर्टिफिशियल हो गया है, सब इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड हो गया है। विद रिगार्ड टू अगर खेती का भी बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि मैन पावर कम होते जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी अगर फीमेल्स का जितना रोल होता था उसको डिप्लीट कर उसमें उसमें बड़े बड़े मशीन्स को लगा दिया जाए जो मैन पावर का काम कर रहा है। तो डेवलपमेंट इन द आदमी के लिए विकास जी, जो दुनिया बदल रही है, औरतों की दुनिया जो बदल रही है और बेहतरी की तरफ बदले, सिर्फ अर्थोपार्जन के साथ नहीं जुड़े। ये दुनिया जो बदली है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मिलिट्री में जो महिलाएं हैं उनका कॉन्फिडेंस देख करके आदमी दंग रह जाता। दूसरे सर्विसेज में भी है, बहुत जगह है जहाँ की उनका कॉन्फिडेंस, आप लोगों का कॉन्फिडेंस देख करके वो लगता है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस और बेहतरी की तरफ आए, और उसमें पुरुषों का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो नहीं है। और वो इतना स्लो है, कहीं है भी तो इतना स्लो है कि विजिबल बहुत कम है। क्या वंदना जी? मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जब आज हम सब यहाँ बैठे हैं, 3 महिलाएं बैठी हैं, हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास एक पुरुष सपोर्ट था, फादर के रूप में, ब्रदर के रूप में, हस्बैंड के रूप में, टीचर के रूप में था। तो वो एक गिलहरी स्टेप है। गिलहरी स्टेप्स जो है, छोटे 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 गिलहरी स्टेप्स जुड़ के समाज में एक बहुत पॉजिटिव, जो हिंदी में बोलेंगे, बयार बहना शुरू हो गया है। उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज रक्षा मंत्री देश की महिला हैं, कभी सोचा ही नहीं गया था। तो वो जो नजरिया बदला है समाज का, वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री थी हाँ, नजरिया जो बदला है समाज का कि वो, उसको आप बोल सकते हैं गिलहरी स्टेप्स है, नो डाउट। लेकिन वो गिलहरी स्टेप्स का बहुत ज़्यादा महत्व है आज की दुनिया में, क्योंकि आप जब सोच बदल, जैसे खेत में जो महिला आज कमा नहीं पा रही है, जब मान लीजिए वो आया है, लेकिन वो उसकी बेटी को स्कूल भेजती है, ये इम्पोर्टेंट है। वो उसकी बेटी आज सपना देख रही है कि कल को वो एग्जाम देगी और कंपटीशन पास करेगी। ये जो सोच लेकिन है, वही बेटी 8वीं के बाद पढ़ाई बंद करा दी जाती है, उसका शरीर बढ़ने लगता है। नहीं तो 10 में से हो सकता है कि नहीं, 10 में से 8 का बंद हो जाएगा, 10 में से 8 का बंद होगा, लेकिन 2 शायद आगे बढ़ जाएंगी। हम उसी 2 से खुश हैं, कि चलिए कुछ तो है पॉजिटिव समाज। दिल को बहलाने का गाली भी ख्याल अच्छा है, ये बढ़िया, इस पर जमता नहीं है, लेकिन हमको लगता है नहीं, ये ख्याल नहीं है, ये एक हरकुलियन टास्क था, उसका हिंदी हमको अभी नहीं समझ में आ रहा है। बट ये एक जो बयार पॉजिटिव है, जिसके हम 3 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं, और आज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जब हो रहा है, उसमें हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अब गवर्नमेंट्स फोर्स्ड हो रही हैं महिलाओं को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो वो एक मुस्लिम सोसाइटी में अभी भी है कि पूछा जाता है कि आप निकाह के लिए राजी है कि नहीं। हिंदुओं में तो था ही नहीं, अब धीरे धीरे वहाँ भी, तो वह भी तब नहीं, हमारे यहाँ स्वयंवर की व्यवस्था नहीं, थी। वही कह रहे हैं, वह भी तब, जबकि स्वयंवर से हम आकर के ऐसा ज़्यादा अंदर चले गए, अब जिन आक्रमणों के चलते गए हों। ईसाई धर्म में भी है कि वहाँ पूछते हैं फादर कि भाई आप सहमत हो कि नहीं सहमत, दोनों की सहमति से सिग्नेचर होगा, दोनों का एक है कि नहीं है। यह जो दुनिया है, दुनिया में लड़कियों में ये चीज़ डेवलप हुआ है कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, या मैं उस लड़के से शादी करूँगी, या मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, यह डेवलप हुआ। लेकिन वो शादियाँ टिक नहीं रही। अदालतों में सबसे ज़्यादा भरमार इसी तरह के केसेस का है, 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर शादियाँ टूटने लगी हैं। हम कौन सी दुनिया बनाना चाहते हैं? दोनों का कसूर है। आपने चुनते समय यह देखा क्या कि वो हमारे साथ कितनी समानता के वो बराबरी पर चलेगा? वो आपने आजमाया क्या? 5 साल 6 साल साथ रहे, अब 5 साल से 6 साल साथ रहने के बाद 6 महीने में शादी टूटने लग रही है। यह दुनिया भी बदल रही है।
इस बदलने को सकारात्मक माने नकारात्मक माने, सकारात्मक भी मान सकते हैं कि हमको नहीं पसंद है, साथ नहीं रह सकते, अलग हो जाएंगे, लेकिन उससे जो तीसरा है यानी जो बच्चा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा समाज बनेगा, कौन सी दुनिया बनेगी? इसमें तो दोनों एस्पेक्ट्स है। पहले शादी में हो सकता है फीमेल खुश ना हो, तब पर भी उसमें बना रहना पड़ता था क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है, एक डिसीजन ले सकती है अपने लिए, उसके लिए जा रही है। अगर आप कोर्ट्स में देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि केवल जो एजुकेटेड फीमेल्स हैं उनका ही डाइवोर्स केसेस आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे इलिटरेट लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें ज़्यादा समझ नहीं है, वो लोग का केसेस ज़्यादा है। शादी बनना बिगड़ना तो वो तो किस्मत का बात होता है। लेकिन आई थिंक कि डिसीजन जो है, अगर तब तो हमारी बहस बेकार हुई है, वही जो राम रीति रखा क्या करी तक बढ़ाऊं साखा। बट द थिंग इज सर कि एटलीस्ट यू नो योर राइट्स कि आपको कब सही डिसीजन लेना है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है यू टेक अ डिसीजन। दो लाइफ, दो फैमिली को ख़राब करने से अच्छा है यू मूव ऑन। ये एक जो हमारा जो लॉज भी है वो प्रोवाइड करता है, लॉज तो हमें बताता है। डेमोक्रेसी की जो थ्योरी है ना कि हम आप दूसरे में एडजस्ट करें, सिंपल थ्योरी है। ह्यूमन सोसाइटी की भी वही थ्योरी है कि हम कितना एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ियों के चक्के कहेंगे नहीं हम दाहिने भागे, वो कहेगा बाएं भागेगा, तो गाड़ी चलेगी क्या? उसी हिसाब से गाड़ियों का जो फीलिंग होता है या जो पूरा का पूरा मशीनरी बनती है उसी हिसाब से बनती है। तो इसमें जो हम दुनिया को देखना चाह रहे हैं, दुनिया को समझना चाह रहे हैं, उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि यह सकारात्मक दिशा में हो रहा है। नहीं समझने का 6 साल साथ रहे, नहीं समझे आप, 6 महीने में आपको पता लग गया कि नहीं हम साथ नहीं रह सकते। वो तो आप ही ने कहा अभी 6 महीना साथ में रहे, पता चल गया, लेकिन एडजस्ट कर रहे थे। 6 साल समय दिया, अगर नहीं तब पर भी बात बना, तब जाकर वो आगे प्रोसीड होता है डाइवोर्स का। जो प्रोसेस ऑफ डाइवोर्स भी है वो भी बहुत इजी नहीं है। 6 साल लिव इन रिलेशन में रहे और 6 महीने शादी के बाद रहे, तब लगता है कि हम नहीं रह सकते। खैर ये बहुत अच्छा। ये एक अनुराधा जी जानना चाहेंगे, लड़कियों के सवाल आम तौर पर बराबरी के मामले में किस तरह के होते हैं? कभी जूझना पड़ा है अपने घर में या स्कूल में? लड़कियां किस तरह के सवाल करती हैं? उसको आपने क्यों नहीं कहा, भैया क्यों नहीं कहा ये करने के लिए? उस लड़के को आपने क्यों नहीं कहा, हम ही को क्यों कह रही हैं? सर ये मतलब मैं तो आपको एनसीईआरटी के बुक की बात कह रही हूँ। एनसीईआरटी के बुक में बताता है कि डेवलपमेंटल गोल्स आर कन्फ्लिक्टिंग, ये एक स्टेटमेंट है ना। एक के लिए जो डेवलपमेंट हो सकता है अगले के लिए नहीं हो सकता है। जैसे घर में अगर भाई बहन दोनों हैं, बहन चाहेगी कि भाई भी घर का काम करे, जैसे मम्मी बहन को कहती है, एंड भाई कहेगा ये मेरा काम नहीं है, जेंडर रोल्स, ये लड़की का काम है। बहन चाहेगी अगर मेरा भाई जा रहा है शाम को पार्टी करने अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको नहीं रोका जा रहा है तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो ये दोनों का डेवलपमेंटल गोल्स एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर रहा है। यहाँ पे बात आती है बराबरी की, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं दे पा रहे हैं बराबरी का अपॉर्चुनिटी? कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक संरचना ने इस तरह से बंटवारा कर रखा। इकोनॉमिक कोई डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है, ये सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना कर दिया है। पेट्रियार्कल सोसाइटी है, लड़का है, उसको आगे चल के कमाना है, उसको उस हिसाब से ग्रूमिंग बचपन से उसको उस दिमाग में फीड किया जा रहा है। लड़की को क्या किया जा रहा है शुरू से फीड, हालांकि अब चेंजेस आ रहा है, अब इसमें बदलाव आ रहा है। अब लड़की के भी पढ़ाई पे उतना ही फोकस है कि तुमको भी आगे चल के इंडिपेंडेंट होना है, इकोनॉमिकली अपने लिए होना है, ये अपने आप को संभालने के लिए। तो अब ये चीज़ आ रहा है, लेकिन स्टिल अगर हम बात करें जैसे दो अगर भाई बहन बिल्कुल बराबर पे चल रहे हैं और पेरेंट्स के पास फाइनेंस का दिक्कत है, तो हमने ये फील किया है कि लड़के की पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। जब पढ़ाई का बर्डन पड़ता है, जब एक्चुअली बहुत फीस लग रहा होता है आगे के कोर्सेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो लड़की को चलो ठीक है, इसको तो फिर वही डाउरी वाली बात आती है कि इसका तो एक अच्छा सा लड़का शादी कर देना, सेट कर देना दहेज देके, ये पैसा इस पर स्पेंड करेंगे और ये पैसा लड़के की पढ़ाई पे स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे अपने आप बंटवारा हो जाता है कि लड़के के पढ़ाई को प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है। कह रही हैं अनुराधा जी, वही मैं आ रहा हूँ। लड़का हमारा उत्तराधिकारी होगा और लड़की दूसरे के घर जाएगी, तो जो दूसरे के घर जाने वाली है पहले से तय है, उसे जन्मने के साथ तय है, तो उसके साथ हमारा मोह कितना होगा? जो सोसाइटी उसमें हम बात कर रहे हैं, और वो सारा काम पानी वही देगा, हमारे मुंह में गंगाजल वही डालेगा, तभी हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग कहाँ है नहीं है इस पर हम क्या बहस करें यहाँ पर।
यह पैटर्न नहीं बदल रहा है, ये दिमाग नहीं बदल रहा है। हालांकि एग्जाम्पल सब आ रहे हैं कि लड़कियां कंधे पर अर्थी लेके जा रही हैं, लड़कियां आग दे रही हैं, लड़कियां ही काम काज कर रही हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कोरोना में तो मैंने भरमार है। जहाँ कोई नहीं गया वहाँ लड़कियां सदर अस्पताल में, रिम्स में भरी हुई थी अपने माँ बाप को देखने के लिए। हम तो मैंने दंग रह जाते थे देख करके, सुन करके, समझ करके। तो ये क्यों नहीं बदल रहा है? नहीं, ये बदल रहा है। फिर वही बोलेंगे कि गिलहरी स्टेप्स इसको बोलते हैं कि सोच। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट में चेंज आ गया। पहले था कि जो कोपर्सनरी प्रॉपर्टी होगी, जो पैतृक संपत्ति होगी, उसमें लड़की को नहीं मिलेगा। कानून बदला, लड़की को बराबर संपत्ति मिलेगी। आज के दिन में, आज जब लड़कियां बाहर काम कर रही हैं, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डाउरी दहेज खत्म हो गया। बट जो सोच की बात कर रहे हैं, सोच में इतना पॉजिटिव चेंज आया है कि आज बोल तो रहे हैं कि दहेज की बात अब लड़कियां एटलीस्ट रेजिस्ट कर रही हैं, और इनहेरिटेंस की बात हो रही है कि भाई अब बराबर मिलेगा, बेटा और बेटी दोनों को बराबर मिलेगा। तो शादी के टाइम पे दहेज ना देकर के हम उसका इनहेरिटेंस का पार्ट उसको देंगे। जहाँ तक लड़के की मुखाग्नि देने वाली बात है, आज तो न्यूज़पेपर्स भरे हुए हैं, एवरी डे एक न्यूज़ तो आता ही है हमको लगता है जिसमें लड़कियों ने अर्थी उठाई है, लड़कियों ने मुखाग्नि दी है। सोच तो समाज का बदल रहा है। जो उसको क्रियान्वित करने में जो हमारी जो एज ओल्ड रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, उसको थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदल नहीं रही हैं। एक चीज़ मैं एडिशन इनपुट दे रहा हूँ। हमारे धर्म में जो सारा कुछ, मैंने दुर्गा सप्तशती आप पढ़ी, दुर्गा की हम पूजा करते हैं, सरस्वती को पढ़ी, सरस्वती की पूजा सब करते, देवी हैं। हम ये कह रहे हैं देवी जो है मंदिर में बिठाने के लिए नहीं है, बाकी उन्होंने जो किया उन्होंने किया, उसके साथ जोड़ करके चीजों को हम आगे ले जाए तो हमको लगता है बात बनने लगेगी, एकदम बनने लगेगी। आप सोचिए कि प्रकृति हमेशा से महिला को ज्यादा मजबूत मानता है। प्रकृति को देखिए, प्रकृति ने हमेशा से महिला को मजबूत माना है, तभी प्रजनन की क्षमता महिला को दी गई है। समाज में क्या कुरीतियाँ थी, क्या नहीं थी, हम उसमें ना जाएं, लेकिन आज हम जिस व्यवस्था में आज रह रहे हैं, हम न्यायालय में भी देख रहे हैं, उच्च न्यायालय में भी देख रहे हैं, नीचे न्यायालय में देखते हैं, कहीं भी मुझे भेदभाव आज तक नहीं दिखा। कहीं भी ये नहीं दिखा कि आप महिला हैं इसके कारण आपको ये नहीं मिलेगा, हमको नहीं दिखा है। हम 20 साल का मेरा प्रैक्टिस हो गया, हमको नहीं दिखा। ये फिर वही है कि एक गिलहरी स्टेप है। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं। आपके इस कहने पर गर्व करें कि संदेह करें? नहीं, गर्व करिए, गर्व करिए, गर्व करिए। देखिए, आज हमारे मुख्य न्यायाधीश देश के बोलते हैं कि महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, उस दिशा में काम हो रहा है, लेकिन एक दिन में कोई चीज़ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम एक दिन में ये नहीं कह सकते हैं कि चीज़ें उचित दिशा में जा नहीं रही हैं। चीज़ें उचित दिशा में चल पड़ी हैं। आपको उसका रिजल्ट, आज आप धान रोप रहे हैं, उसको समय दीजिए फसल काटने के लिए। हाँ, फसल काटने के लिए अगले 10 साल के बाद आप देखिएगा परिस्थितियाँ और पॉजिटिव दिखेंगी। महिलाओं का जो दुनिया बदली है, महिलाओं की जो दुनिया बदली है, ये महिलाओं की सिर्फ दुनिया नहीं बदली है, ये पूरा समाज बदला है, और हम इसका और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। जहाँ तक शादी की बात हो रही थी, हमको ऐड करना बहुत ज़रूरी है इस जंक्चर पे एक बात, कि शादी के समय आज भी जब आप लड़की ढूंढने चलते हैं तो माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल है इस शादी टूटने में। माँ बाप शादी के वक्त ढूंढते हैं कि लड़का का जितना पैकेज है उतनी पैकेज वाली लड़की चाहिए। मतलब लड़की सुंदर, लड़की अच्छे परिवार की, लड़की ये, लड़की वो, साथ में पे पैकेज लड़के वाला चाहिए। लेकिन अगर पे पैकेज लड़के वाला चाहिए तो वो सोच ये था कि बहू मेरी उठे चाय बनाए, बहू नाश्ता दे, बहू देगी, उससे मुक्त होइए, बहू देगी, लेकिन सिर्फ बहू ही नहीं देगी, बेटा भी देगा। ये माँ बाप को भी सोचना होगा कि दोनों को बराबर होना है। तो थोड़ा सा रोल माँ बाप का भी, मतलब चेंज, उनको भी सोच बदलना होगा। पे पैकेज बढ़ा दिए आप। जब लड़की का पे पैकेज पहले तो नहीं था कंसिडरेशन जोन में, आज है, तो लड़की का रोल थोड़ा लिमिट कीजिए, आप देखिएगा उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। टोटली अग्रीइंग विथ मैम कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी अब समझने की ज़रूरत है कि अगर बहू ला रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करें जैसे वो अपनी बेटी को ला रहे हैं।
तो जो अपनी बेटी है अगर काम में जाती हैं और उनको सारा सुविधा वो अपनी बेटी कैसे समझेंगी? अपनी बेटी को थप्पड़ लगाएंगे तो रोएगी जा करके, और बहू को थप्पड़ लगाए 2 थप्पड़ जड़ देगी। केस हो जाएगा। बेटी कैसे समझेंगे? इतना हमारे सोसाइटी में कल्चर है सर कि जब बेटियां बड़ी हो जाती है तो उन्हें मारा नहीं जाता, इतना तो सेंस बनी उसके बावजूद माँ अगर मार देती है तो बेटी पलट के नहीं जवाब देगी, लेकिन बहू तो तुरंत पलट के जवाब देगी, चाहे कोई कितनी वो अच्छी बहू हो, अपवाद छोड़ दीजिए। मेरे को ना जब ये डिस्कशन चल रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि उस दिन हमारा सोसाइटी कंप्लीट होगा जिस दिन हम इस टॉपिक पर डिस्कशन ना करें, फीमेल्स एंड मेल्स इक्वालिटी के ऊपर। जब दोनों बराबर हो जाएंगे एंड सोसाइटी एक्सेप्ट करने लग जाएंगे तब हम कंप्लीट होंगे। एंड विथ रिगार्ड टू यू नो अवेयरनेस ऑफ राइट्स, तो अब मैं फीमेल्स को ये कहना चाहूँगी कि पढ़ना स्टार्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करें, अपने आप को प्रोफिशिएंट बनाएं और अपने राइट्स को क्लेम करना स्टार्ट करें। क्योंकि जो भी लॉज इतने अच्छे बने हुए फॉर द वेलफेयर ऑफ द फीमेल्स, अगर वो किताबों में ही रह जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं जब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो पढ़े, लड़े और लड़ कर ले। और जब इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाना चाहिए अपने राइट्स के बारे में लड़ना कि लोग उसके बारे में बोलना भूल जाए कि ये लड़ाई करने वाली टेंडेंसी वाली फीमेल है। जब कोई फीमेल अगर लड़ती भी अपने राइट्स के लिए तो उसमें भी क्वेश्चन किया जाता है, अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा बोल रही है, क्योंकि फीमेल्स का एक एक बना दिया गया है स्ट्रक्चर्स कि ये ऐसी ही है, उसको कुछ भी बोल दीजिएगा वो सुनेगी, वो सर झुकाकर उसको फॉलो करेगी। इस चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने राइट्स के लिए अब लड़े और पढ़े। जब तक नहीं पढ़ेंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर थोड़ा भी नॉलेज है ना, अगर उसको आप कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना, दैट मेक्स यू लुक मोर गुड एंड आप उसके लिए अच्छा स्टेप्स ले पाते हैं। तो जब हम बात करते हैं फीमेल्स एम्पावरमेंट का तो 3 चीज़ होता है। पहले तो सोच एक रखना चाहिए कि हम सोच सकते हैं, दूसरा डिसीजन ले पाए, और तीसरा होना चाहिए कंट्रोलिंग पावर। तो ये जब 3 पावर आने लग जाएंगे ना, तो जो भी अब लॉज जो एग्जिस्टिंग है उसे कम्प्लीटली हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जब हमारा जुडिशरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था सर, थोड़ा क्योंकि मैं लॉयर हूँ तो थोड़ा बता देती हूँ बैकग्राउंड के बारे में। 1916 में सर पहला एक केस फाइल हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट में। उसमें 5 स्पेशल बेंच जजेस का बैठा हुआ था और उसका नाम था समय हमारा खत्म हो रहा है। एक तो मुझे लगता है कि राइट टू एजुकेशन ने बड़ी भूमिका निभाई लड़कियों की दुनिया बदलने में। मिड डे मील, आंगनबाड़ी, पोशाकें, किताब, साइकिल वगैरह वगैरह, वेलफेयर स्कीम्स भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और दुनिया ग्लोबलाइजेशन के बाद जो बदली, जो टीवी आया, मीडिया के नेगेटिव्स बहुत सारे हैं, लेकिन यह पॉजिटिव भी है कि लड़कियों का जब स्कूल जाते हुए, साइकिल चलाते हुए लोग देखते थे, लड़कियों के मन में सवाल उपजना, ढेर सारे स्कूल खोलना पैसे के लिए भी और सरकारी स्कूल के, वो एक बड़ा कारण रहा है। लड़कियों में कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा है। यह बदलती दुनिया का प्रतीक है कि मोर्चे से लेकर के हवाई जहाज उड़ाने में लड़कियां आ रही हैं आगे पर। आप गवाह हैं, आप साक्षी हैं तीनों की तीनों यहाँ कि लड़कियों की, महिलाओं की दुनिया बदल रही है और वो सशक्त हो रही हैं। बीच बहस में आज इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप सबको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।